नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कुल्लू से बड़ी खबर के साथ। कुल्लू की लग घाटी में खाई में गिरी प्राइवेट बस। जी हां, हादसे में एक यात्री की मौत और 44 घायल बताए जा रहे हैं। ओवरलोडिंग और ड्राइवर की लापरवाही इस हादसे की वजह बताई जा रही है। प्राइवेट बस में 54 यात्री सवार थे, 43 यात्री घायल है और घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर हादसे में एक यात्री की मौत बताई जा रही है और 43 से 44 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ओवरलोडिंग और ड्राइवर की लापरवाही इस पूरे हादसे की वजह बताई जा रही है। ये कोई पहला मौका नहीं जब इस तरीके से कोई हादसा हुआ हो हिमाचल प्रदेश में, और लगातार हम देखते हैं कि बसों में ऐसे हादसे ज्यादा बरपते हैं। उसके कई कारण, पहला सबसे अहम कारण ये कि ओवरलोडिंग, और इस मामले में भी ओवरलोडिंग एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। कुल 54 लोग इस बस पर सवार थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्राइवेट बस में 54 लोग कैसे सवार हो सकते हैं। उसी का एक बड़ा फैक्ट ये भी कि जिस कारण ज्यादा लोग घायल होते हैं, ज्यादा कैजुअलिटीज होती है। आप देख सकते हैं कि घायलों को तुरंत प्रभाव से जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उनके इलाज में डॉक्टर्स लगे हुए थे और फौरी तौर पर जो राहत दी जानी चाहिए थी वो उन्हें दी गई। देख सकते हैं तीमारदार भी यहां पर पहुंचे, लोगों के साथ आए हुए लोग, और उनका इलाज अच्छे से हो पाए इस तरफ ध्यान दिया जा रहा है। बहरहाल ये बड़ी और दुखद खबर कि खाई में लग घाटी में ये बस गिरी जिसमें 54 लोग सवार थे, 44 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक शख्स की मौत बताई जा रही है। कालन से कुल्लू की ओर आ रही थी बस, और कुंगी नाला से थोड़ा जैसे आगे पॉइंट पर बस अचानक ड्राइवर ने हैंडल घुमाया और नीचे नाले को गिर गई बस। उसमें 55 से 60 लोग थे तकरीबन। जब हादसा हुआ कुछ लोग बचे, जब हमने नीचे जाने की कोशिश, गाड़ी के नीचे भी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। एकदम से अभी ये हादसा हुआ है, वहाँ से एक डेड बॉडी रिकवर हुई है और उसके अलावा अभी एक दो लोगों को पीजीआई के लिए रेफर किया गया है। जितने भी यहाँ पे इंजर्ड्स हैं, जितने भी व्यक्ति हैं हमारे गांव के आसपास के, दूर दराज के लोग, सभी का हम इलाज यहाँ कुल्लू रीजनल हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो चलिए सीधे कर लेते हैं। कुल्लू का संवाददाता तुलसी भारती हमारे साथ जुड़े हैं। तुलसी, बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? एक शख्स की मौत बताई जा रही है, क्या गंभीर रूप से कुछ और लोग घायल हैं? उन्हें किस तरीके से उनका उपचार किया जा रहा है, क्या जानकारी है? हाँ जी राज, देखिए जिस तरह से लग घाटी के जो कुंगी नाला में जो चालन की स्थिति बस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उस मामले में अगर बात करें तो अब जो डीसी कुल्लू है उन्होंने मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि लगभग 44 लोग जो है वो घायल हुए हैं। तो 9 लोगों की अगर बात करें तो 9 लोग जो है वो आंशिक रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार के बाद जो है वो उनको छुट्टी मिल गई है। परंतु ऐसे में अगर बात करें तो इस घटना में जो है सबसे बड़ी जो लापरवाही सामने नजर आ रही है उसमें ओवरलोडिंग और जो चालक है, बस चालक, उसकी बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्योंकि जिस तरह से ये जो घटना घटित हुई है उसमें ये बताया जा रहा है कि लगभग इस बस में 55 के आसपास जो लोग थे वो यात्री जो सफर कर रहे थे, और लग घाटी की बात करें तो वहां पर जिस तरह से ये बस जो है कालन से कुल्लू आ रही थी उस वक्त ये हादसा हुआ है। तो इस मामले में जो है प्रशासनिक तौर पर बड़ा संज्ञान लिया है और मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश जो है दिए हैं। जिस तरह से अगर बात करें मैजिस्ट्रेट जांच की तो लगभग जो एसडीएम कुल्लू है अनुराग चंद्र शर्मा, उनको जो है 2 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं और इस घटना के जो हर पहलू है उसमें मैजिस्ट्रेट जांच में उनकी जांच होगी। परंतु घायलों की बात करें तो घायलों में लगभग एक जो गंभीर घायल है उसको पीजीआई रेफर किया गया है और बाकी जो लगभग 43 के आसपास जो घायल है वो क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में है जिनका इलाज चल रहा है। प्रशासन ने जो है मृतक के परिवार को लगभग 40,000 रुपए की जो फौरी राहत है वो दे दी है और इसके अलावा अगर बात करें तो जो घायल है उनको 5-5 हजार रुपए की जो फौरी राहत है वो भी यहाँ पर दी है। परंतु राज, देखिए जिस तरह से लगातार जो ये हादसे हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो यहाँ पर सीधे तौर पर सामने आती है कि ओवरलोडिंग। जिस तरह से प्राइवेट और जो सरकारी बस है उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर जो है वो ओवरलोडिंग की जाती है, जो जिसका नतीजा आज ये देखने को आया। और ये बिल्कुल तुलसी, जानना चाहेंगे कि जिस शख्स की मौत हुई क्या वो बस सवार था, क्या ड्राइवर ठीक है? ड्राइवर से इस बाबत पूछताछ हो पाई है? परिचालक क्या कह रहा है? इतने लोगों को बस में क्यों ठूस कर भर दिया गया, इस पर क्या दलीलें इन सब पक्षों की? अगर बात करें जो चालक और परिचालक है दोनों जो है वो गंभीर घायल है और जिनका इलाज फिलहाल जो है क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में चल रहा है। परंतु अभी तक उनकी तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट सामने नहीं आई है क्योंकि उनके जो हालात है वो बयान देने के हालात में नहीं है।
परंतु जिस तरह से अगर बात करें तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, बताया ये जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो बस रूट है वो बहुत कम है, जिस वजह से लोगों को जो है इस बस में सफर करना पड़ता है मजबूरी के कारण, क्योंकि अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो वहां पर जो बस रूट है वो बहुत कम है, जिस वजह से लगातार जो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो बड़े स्तर पर ओवरलोडिंग जो है वो सरकारी और जो निजी बस है उसमें होती है। तो फिलहाल इस बाबत जो है वो चालक और परिचालक का बयान सामने नहीं आया है। और जिस तरह से अगर घायलों की बात करें तो घायल यही बता रहे हैं कि जो बस आ रही थी और बस में जो है 42 सीटर ये बस थी और लगभग इसमें 55 जो यात्री थे वो सवार थे और एक जो बड़ा हादसा जो वहां पर हुआ है, हालांकि एक व्यक्ति की मौत हुई है, परंतु इस घटना में जो है घायल जो है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जी राज। चलिए, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का ना होना एक अहम वजहों में से कहा जाता है और जो ऐसे दुर्गम क्षेत्र रहते हैं वहां पर ये समस्या और ज्यादा हो जाती है। बहरहाल प्राइवेट बसें क्यों ओवरलोडिंग करती हैं और क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि ये कहा जाए कि चालक की गलती थी, परिचालक की गलती थी और 50 से 60 लोग एक बस में ठूंस दिए जाते हैं और उसके बाद उनकी जान पर खतरा मंडराता है। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि इलाज चल रहा है। इस स्थिति में इस नौबत तक ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि ओवरलोडिंग कभी ना हो, ओवर स्पीड कभी ना हो। कांगड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार पवन काजल का कांगड़ा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस के आला नेताओं की मौजूदगी में पवन काजल का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पवन काजल के समर्थन में रोड शो किया, लेकिन इस रोड शो की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। रोड शो की वजह से पठानकोट कांगड़ा नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ी। लोकसभा चुनाव में मंडी का मैदान कौन मारता है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जयराम के मंत्री अनिल शर्मा धर्म संकट में फंसे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा को एक बार फिर चेतावनी दी कि अगर बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। हिमाचल की सियासत में मंडी का चुनाव इस बार नायाब है। कांग्रेस बीजेपी के लिए ये चुनाव भले ही लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा के लिए ये चुनाव लोकलाज का चुनाव है। अजीब धर्म संकट है, पार्टी के साथ जाएं या पुत्र का साथ दें। भावनाओं के भंवर में डूबना है या कलयुग का हरिश्चंद्र बनना है, अब ये अनिल को तय करना है। एक तरफ पुत्र का मोहपाश है तो दूसरी तरफ चरित्र की अग्नि परीक्षा। मानो चुनाव नहीं, आग का दरिया है और डूब के जाना है। खुलेआम वो काम करना चाहेंगे अपने बेटे के लिए, अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी पाई जाती है तो उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है। अगर इस्तीफा देने की परिस्थिति में नहीं होती तो इस्तीफा जो है वो लिए बिना भी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है, बशर्ते हमारी पार्टी के विरोध में और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हैं। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अनिल शर्मा का बड़ा धर्म संकट हो गया है। धर्म संकट अनिल शर्मा का नहीं है, धर्म संकट तो मुख्यमंत्री को हो गया है कि उनकी वजारत में एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है और उसका सारा परिवार जो है कांग्रेस में शामिल हो गया और वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है और वो मूक दर्शक बने हुए हैं, खामोशी से देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है अनिल हमारे मंत्री हैं, आश्रय कह रहे हैं नहीं मेरे पापा हैं। कांग्रेस कह रही है आत्मा तो कांग्रेस में आ चुकी है, बीजेपी में खाली शरीर रह गया है। मुझे तो ये कहना कि वो मंडी में काम करें, मंडी में काम करना चाहिए उनको। और हम इस नाते बोल रहे हैं कि पार्टी के हमारे मौजूदा विधायक हैं, वो मंत्री हैं, और ऐसी परिस्थिति में फिर भी उसके बावजूद उनको दिक्कत आती है तो आने वाले समय में विचार करके हम कुछ निर्णय करेंगे। पिता मेरे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है। पापा मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे, भाजपा के तो बनेंगे नहीं। पिता मेरे हैं, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे है। पापा मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे, भाजपा के तो बनेंगे नहीं। पिता और पोता दोनों जो है कांग्रेस में हैं,
तो अनिल शर्मा से हमारा ये आग्रह रहेगा कि अब वो जो है अपने बेटे के लिए प्रचार करे। और बाकी पुत्र के साथ नहीं गए तो समाज कोसेगा, पार्टी के साथ नहीं गए तो सियासत कोसेगी। फैसला अनिल शर्मा को करना है। मौका रिश्ते निभाने का भी है, मौका इतिहास बनाने का भी है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। मंडी नहीं, हमीरपुर सीट पर भी इस बार दिलचस्प जंग देखने को मिल सकती है। वो इसलिए कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हुंकार भरी। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अनुराग ठाकुर और सुक्खू के बीच जुबानी जंग अभी से शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन हमीरपुर सीट पर अभी तक पेच फंसा हुआ है। वैसे इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावेदारी ठोक दी है। तो वहीं सुक्खू को ललकारते हुए बीजेपी प्रत्याशी और सांसद अनुराग ठाकुर ने हमला बोला। तो निश्चित तौर पर अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव मैदान में कूदेंगे। तो निश्चित तौर पर अगर पार्टी टिकट देती है तो चुनाव मैदान में कूदेंगे। वो आए, चुनाव लड़ें, उनको पता चल जाएगा कौन कितना संसदीय क्षेत्र में रहता है। वो आए, चुनाव लड़ें, उनको पता चल जाएगा कौन कितना संसदीय क्षेत्र में रहता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अनुराग ठाकुर पर वार किया और 15 साल की नाकामियों का चिट्ठा खोल दिया। वार हुआ तो अनुराग ने भी पलटवार का मौका नहीं छोड़ा और पूर्व की वीरभद्र सरकार से लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। वो 15 साल से जनता के बीच रहे, बार बार चुनकर गए, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम आते हैं। उनका जो संसदीय क्षेत्र है, उस संसदीय क्षेत्र में उनकी राजनीति ज्यादा हेलो हाय और ओके बाय से ज्यादा कुछ नहीं रही है। कभी अपने विधानसभा भी आकर देखें, जो सड़कों की दुर्गति उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में की और उनकी और वीरभद्र जी की राजनीति के कारण जो नुकसान हमीरपुर जिला को झेलना पड़ा है, वो हम कभी भूल नहीं सकते। हमीरपुर एक हाई प्रोफाइल सीट है, जहां से अनुराग ठाकुर जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। इसलिए कांग्रेस दुविधा में है और यही वजह है कि अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। दिल्ली से रंजीता झा और हमीरपुर से जसबीर, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब बड़ी खबर शिमला से, छात्रों पर धौंस जमाते डीएसपी का वीडियो वायरल है। बैज लगाकर एचपीयू परिसर में आए एसएफआई कार्यकर्ताओं से डीएसपी उलझे। वीडियो में गालियां देते नजर आए डीएसपी सुरेश चौहान। बुधवार सुबह का ये वीडियो बताया जा रहा है। एसएफआई प्रदेशाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसएफआई ने आज समरहिल चौक पर प्रदर्शन भी किया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो शिमला से, जहां पर डीएसपी पर गंभीर और संगीन आरोप लगे कि उन्होंने छात्रों पर धौंस जमाई है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पर धौंस जमाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के मुताबिक आप देख और सुन पाएंगे कि वो किस तरीके से छात्र छात्राओं पर धौंस जमा रहे हैं, गालियां देते नजर आ रहे हैं डीएसपी सुरेश चौहान। बुधवार सुबह का ये वीडियो बताया जा रहा है। क्या बातें कर रही है आप? बड़ा तो तमीज सिखाने वाला मेरे को क्या यार अभी साहब ये डरा के खाओ क्या एक्शन लिया अथॉरिटी से बात करके आगे कल देख लिए कैसे लोग देख लिए है ना, करो जो गाड़ी लेके आओ, जरा कोई बंदे भी लेके आओ गाड़ी, यहाँ से तरह 2-3 बंदे उठा लेंगे। कोई बात नहीं, उठा लो मेरे को, आ जाओ बाहर निकल यहाँ से, तरीके से बात करो सर, बाहर निकल यहाँ से, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, बाहर निकल यहाँ से, धो दूंगा तेरे को यहाँ। मैं नहीं रह सकता हूँ, क्या बातें कर रही है, डीएसपी है आप, बड़ा तो तमीज सिखाने वाला मेरे को क्या यार अभी साहब ये डरा के खाओ क्या एसएफआई के कार्यकर्ता, बाकी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से हमने सुबह कहा तो उन्होंने अपने बैच उतार दिए। एसएफआई के कार्यकर्ता
बैच लगा के आर्ट्स ब्लॉक में चले गए। फिर उसके बाद हमने उनके नाम नोट करने शुरू कर दिए। हमने लड़कों से पूछना शुरू किया कि भाई आपका नाम क्या है और आप किस डिपार्टमेंट के हो। इसके अलावा हम उनसे कोई बैच उतारने के लिए हमने कोई बात नहीं कही उनसे। हमने सिर्फ यही कहा कि भाई इनका नाम नोट करके हम प्रशासन को सौंप देंगे। उस समय वहाँ पर विक्रम कायत, जो कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, वो काफ़ी पहले यूनिवर्सिटी से निष्कासित छात्र है और वो अक्सर यूनिवर्सिटी में आके स्टूडेंट्स को इंस्टिगेट करता रहता है। तो वो आकर मेरे ऊपर जो है चिल्लाने लग गया कि आप कैसे रोक रहे हो, बैच क्यों उतार रहे हो। तो हमने तो सिर्फ नाम पूछे थे उनके, तो वो काफ़ी वॉयलेंट हो गया और वो लगभग मेरी तरफ जो है आगे बढ़ रहा था। तो मेरे पुलिस वालों ने उसको रोका। उस बीच में काफ़ी कहासुनी हुई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो उसके बारे में उसके बाद मैंने पुलिस थाना बालूगंज में एक FIR दर्ज की है। तो ये आपने सुना यहाँ पर DSP को, जिन्होंने अपना पक्ष रखा और उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जिस छात्र पर वो चिल्लाए और जो छात्र चिल्लाया वो छात्र यूनिवर्सिटी से निष्कासित छात्र है। बहरहाल जो वीडियो है, उस वीडियो को देखकर जो चीज समझ में आती है वो ये कि DSP महोदय गाली भी देते हैं, DSP महोदय ठोक देने की बात भी करते हैं। अब वो किस परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहे हैं, क्यों उन्हें ये बातें कहने की जरूरत महसूस हुई, ये तमाम सवाल जरूर जहन में आएंगे। SFI कार्यकर्ता अगर वहां पर है और वो अपनी बात रख रहे हैं तो ये लोकतंत्र में अधिकार है, रखा जा सकता है। अब इस पर पुलिस अगर वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है तो क्या उन्हें गाली देने का लाइसेंस मिल जाता है? क्या पुलिस किसी को भी ठोक सकती है? इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा सकता है? और कुल मिलाकर बहुत से सवाल जरूर निकलकर सामने आएंगे। लेकिन DSP का पक्ष भी हमने सुना। उनके मुताबिक जो ये छात्र है, जो SFI का प्रदेशाध्यक्ष बताया जा रहा है, वो यूनिवर्सिटी से काफी पहले निष्कासित किया जा चुका है। अब असलियत क्या है, हकीकत क्या है, जांच के बाद सामने आ ही जाएगा। लेकिन पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और वो इसलिए क्योंकि गाली गलौज पुलिस की तरफ से की गई, जो वीडियो में रिकॉर्ड है। बाहर निकल यहाँ से, तरीके से बात करो सर। बाहर निकल यहाँ से, तेरे को बोल रहा हूँ मैं। बाहर निकल यहाँ से, मैं ठोक दूंगा तेरे को यहाँ। मैं नहीं कर सकता हूँ। क्या बातें कर रही है? DSP है आप, बड़ा तो तमीज सिखाने वाला मेरे को। क्या यार अभी साहब ये डरा के खाओ लोग बच्चे से। क्या मतलब क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? अथॉरिटी से बात करके आगे कल देख लिए कैसे लोग देख लिए, है ना? करो जो जुड़े हैं आप। SP है शिमला के। एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें DSP गाली गलौज कर रहे हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये अभी हमारे ध्यान में आया है। हम इसकी अभी मैंने वीडियो देखा नहीं है। वीडियो देख के फिर जो भी इसमें कार्रवाई बनती है वो करेंगे। बिल्कुल, वो वीडियो हम आपको जरूर भेजेंगे आप ही के नंबर पर व्हाट्सएप पर। लेकिन उमापति जी, सवाल ये उठता है कि पुलिस एग्जाम्पल सेट करने के लिए होती है, लेकिन जब इस तरीके के वीडियो कोई सामने आता है और उसमें गाली गलौज करते हुए DSP लेवल का अधिकारी पाया जाता है तो फिर बहुत से सवाल उठते हैं। आप इसको मुझे लगता है कोई शॉर्ट में आपके पास कोई आधी क्लिपिंग या कुछ होगा। कंप्लीट क्लिपिंग देखेंगे तो जो DSP साहब है उनके साथ मिसबिहेव हुआ, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, हमारे थाने में मुकदमा दर्ज है। क्या आपने फुल वर्जन वो सुना है जिस क्लिप की आप बात कर रहे हैं? हमारे पास उपलब्ध कराया गया है, हमने देखा है। उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है और कार्रवाई उस पर होगी तो किस तरीके से होगी? नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है हम कर रहे हैं। बिल्कुल। और यूनिवर्सिटी में अगर छात्र इकट्ठे भी होते हैं तो हो सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लोकतंत्र में अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन उसमें गाली गलौज की जाए किसी भी लिहाज से, अगर कोई भी चीज वहां पर हुई तो गाली गलौज का अधिकार तो किसी के पास नहीं। डेमोक्रेटिक राइट्स जो है वो जरूर हैं, लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी के कायदे कानून है उनके तहत है। यूनिवर्सिटी के कायदे कानून को वायलेट करके अगर कोई गैदरिंग्स होती हैं तो वो सही नहीं है। और जो गाली गलौज की गई उस पर क्या कहेंगे? तो मैंने कहा कि मैंने ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं, अब देख लूंगा, उसके बाद जो भी इसमें बनता होगा हम जरूर देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। जो कार्यकर्ता है यूनिवर्सिटी के, उनकी तरफ से ये सवाल जरूर उठाया जा रहा है कि टारगेट किया जाता है SFI को, और वो तो सीधे तौर पर कहते हैं कि ABVP के साथ रियायत बरती जाती है क्योंकि वो कहीं ना कहीं छात्र इकाई है भाजपा की जो सत्तासीन है। इसमें हम किसी पर्टिकुलर पार्टी या उसके हिसाब से मुकदमा नहीं दर्ज करते हैं।
एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराता है। और जहां तक ये पार्टियों का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात है, मुझे लगता है दोनों तरफ से बराबर बराबर केसेस दर्ज है। जी, लेकिन एसपी साहब, एग्जाम्पल सेट करने की बात है कि यहां से क्या एग्जाम्पल हम सेट करेंगे, हम पुलिस को देखकर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप लोग सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो सर आंखों पर है, लेकिन जब ऐसी चीज सामने आती है तो कार्रवाई दोनों तरफ से हो, यही हर कोई सोचता है, समझता है और चाहता है। मैंने कहा कि हमने दोनों तरफ से बराबर FIR की है। जिसने भी शिकायत की है, अगर कोई ये कहे कि मेरी शिकायत से FIR दर्ज नहीं हुई है, तो आप उस आदमी को इंटरव्यू कर सकते हैं। हमारे पास जिसकी भी शिकायत आई है सबकी FIR दर्ज है। चलिए, एक आखिरी सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं। सवाल सीधा सा है कि लोगों के मन में ये सवाल है, और खासतौर पर SFI के कार्यकर्ताओं के, कि अब ये बहस हुई है तो DSP साहब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे SFI कार्यकर्ताओं के साथ जो कायदे कानून नियम में नहीं है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसका पूरा ख्याल रखेंगे। कोई भी मैटर जो है, जो भी FIR दर्ज होती है, अंततः कोर्ट में मामले जाते हैं जी, हम वही करेंगे जो फेयर है कानून के अनुसार। चलिए, बेहद शुक्रिया न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए और पक्ष रखने के लिए पुलिस का, और किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी वो बताने के लिए। तो आप उमापति जम्वाल को सुन रहे थे, जो SP है शिमला के, और उनकी तरफ से कहा गया कि जो बनती कार्रवाई है वो की जाएगी, और साथ साथ ये दलील भी यहां पर दी गई कि एक बड़ी वीडियो है जो सामने नहीं आई है। बहरहाल अगर हमारे सामने आएगी तो हम जरूर दिखाएंगे, और उसमें क्या मिसबिहेव हो रहा है DSP के साथ वो भी हम दिखाने और बताने की कोशिश जरूर करेंगे। बहरहाल जो क्लिप सामने आया, उस क्लिप में तो साफ साफ दिखा कि ये सच है कि SFI के कार्यकर्ता वहां पर जोर से बोलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से शब्दावली में किसी भी तरीके से कुछ गलत नहीं दिखा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, उसमें गाली गलौज भी, उसमें ऐसे शब्द भी जिनका इस्तेमाल सामाजिक पटल पर नहीं होना चाहिए, और वो भी तब जब आप इतने बड़े पुलिस के ओहदे पर कार्यरत हो। करो जो बाहर निकल यहाँ से, तरीके से बात करो सर, बाहर निकल यहाँ से, तेरे को बोल रहा हूँ मैं, बाहर निकल यहाँ से, मैं धो दूंगा तेरे को यहाँ। मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या बातें कर रही है यार, DSP है आप, बड़ा तू तमीज सिखाने वाला मेरे को, क्या यार अभी साहब ये डरा के आप लोग बच्चे क्या मतलब क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? अथॉरिटी से बात करके आगे कल देख लिए कैसे लोग देख लिए, है ना, करो। और अब खबर जींद से है। जींद में होमगार्ड के जवान ने आत्महत्या की कोशिश की। जवान ने फेसबुक लाइव करके रेलवे लाइन के पास पेड़ पर फंदा लगा लिया। नवीन पुनिया नाम के जवान ने अपनी पत्नी, साले और सास पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। फेसबुक पर लाइव देखकर परिचित लोग फौरन घटनास्थल के पास पहुंच गए और जवान को फंदे से उतारा। नवीन की हालत गंभीर देखते हुए उसे PGI रोहतक भेज दिया गया है। इस बुलेटिन में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।